हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे 9th सीबीएसई हिस्ट्री का एक और चैप्टर, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो थ्योरीज थी, इसके बाद जो चेंजेस आए उनको डिफरेंट कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। हम जानते हैं कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम जैसे कंट्रीज हैं जो कि आज कम्युनिस्ट कंट्री बने हुए हैं। इनके पीछे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन जो है वो रशियन रेवोल्यूशन की ही आती है। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से रशियन रेवोल्यूशन के डिफरेंट इंसिडेंट्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि हमें इस रेवोल्यूशन को जानने से पहले, जो उसके इवेंट्स हैं उसको एक के बाद एक समझने से पहले जानना बहुत जरूरी है, तो वो जान लेते हैं। देखिए यहां पर टाइप्स ऑफ कैलेंडर लिखा हुआ है। तो एक कैलेंडर है जूलियन कैलेंडर और दूसरा है ग्रिगोरियन कैलेंडर। आपको बता दें कि जूलियन कैलेंडर केवल रशिया में इस्तेमाल होता था और यह भी 1 फरवरी 1918 को इस्तेमाल होना बंद हो गया है। और ग्रिगोरियन कैलेंडर जो कि बाकी पूरी दुनिया इस्तेमाल करती थी, बाद में रशिया ने भी ग्रिगोरियन कैलेंडर को ही अडॉप्ट कर लिया। इनमें डिफरेंस यह है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर में 13 डेज आगे चलती है डेट, यानी कि अगर यहां पर 1 फरवरी है तो यहां पर 13 डेज के बाद वाली डेट जो है वो होगी, उसी में पैरेलली वही डेट आ रही होगी। तो इसीलिए अगर कुछ इवेंट यहां पर हो रहे हैं रशिया में इस डेट से पहले, 1 फरवरी 1918 से पहले, तो वो हम जूलियन कैलेंडर में देखेंगे ताकि हम इस इवेंट को, जो रशियन रेवोल्यूशन है, उसको अच्छे से समझ पाए। जैसे यहां पर अभी फरवरी रेवोल्यूशन होगा, तो क्योंकि फरवरी के लास्ट में हुआ है तो जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो फरवरी रेवोल्यूशन है, लेकिन वो एक्चुअल में ग्रिगोरियन कैलेंडर यानी कि जो हम कैलेंडर यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो मार्च में आ जाएगा। इसी तरीके से वहां पर अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है और वो भी इसी तरीके से जो है नवंबर में एक्चुअल में वो जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो आएगा। तो इसमें 13 डेज का डिफरेंस। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आगे डेट्स वगैरह जो है हम बात करते हैं तो हम जूलियन कैलेंडर की बात करेंगे पहले, क्योंकि हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं और रशियन रेवोल्यूशन में, मतलब रशिया में जूलियन कैलेंडर ही यूज होता था वहां पे उस वक्त। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। जैसे वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पीपल हैं जो इस पूरे जो एक रेवोल्यूशन है इसमें उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। इनके बारे में अलग से जान लेते हैं। पहले जो पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो है कार्ल मार्क्स। ये आप लोगों ने हो सकता है नाम सुना हो इनका। ये बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स में से आते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर। इनका जो थ्योरी है उसने ही एक्चुअल में आगे जाकर ऐसा कुछ किया कि लोग उनसे इंस्पायर हुए, ये दोनों, और भी लोग सारे जुड़े उनसे, और ये आगे पूरा रेवोल्यूशन हुआ। उनकी थ्योरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि हम इस इवेंट को और अच्छे से समझ पाएं। कार्ल मार्क्स जो है जब पैदा हुए थे 1818 में वो पैदा हुए थे और उसी पर हम इंटरनेशनल लेबर डे भी सेलिब्रेट करते हैं उनके बर्थ डेट पर ही, दैट इज 5 मई को। तो जब वो पैदा हुए थे तो उस वक्त जो माहौल था पूरी दुनिया में, यूरोप में जो माहौल था वो था कि हर तरफ जो इंडस्ट्रीज लगी हुई है और वहां पर जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, या फिर लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, उनका वो जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। जो फार्मर्स, पीजेंट्स वहां पर जो उसके काम करते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो वो इस चीज से बहुत परेशान थे। उन्होंने जब इसको रिसर्च किया अपने हिसाब से तो उन्होंने पाया कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो इसकी जो है रूट में है। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सारी जो प्रॉपर्टी है वो कॉमनली सबके द्वारा ओन होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। तो जो भी प्रॉफिट वगैरह है वो सबको मिलना चाहिए। तो इस तरीके की कुछ थ्योरी थी कार्ल मार्क्स की। और इसके अपोजिट में हम थ्योरी देख सकते हैं, कैपिटलिज्म की थ्योरी है, जो कि अमेरिका उस पर पूरा चलता है। और आगे जाके कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी उसको हमने कम्युनिस्ट थ्योरी भी कहा, कम्युनिज्म भी कहा। अभी हम आगे इसमें देखेंगे कि कैसे कम्युनिज्म जो है आगे रशिया में आ जाता है। इसके बाद एक और पर्सन है, दैट इज जार। देखिए स्पेलिंग जो है वो TSAR है, लेकिन जो इनको प्रोनाउंसिएशन होगा वो रशियन लैंग्वेज में इनको जार बोला जाता है। तो जार निकोलस II थे जो कि वहां पर रूल कर रहे थे उस वक्त, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं।
जार ने जो अपनी जो थ्रोन लिया था वो 1894 में लिया था और 1917 तक उन्होंने रूल किया था। इसके बाद हम देखेंगे एक और पर्सन है, दैट इज व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन कार्ल मार्क्स के फॉलोअर थे। जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी उनको लेनिन ने जो है एग्जीक्यूट किया, ये मान लीजिए आप। क्योंकि अच्छा, इनका टाइम पीरियड अलग अलग था। जब लेनिन थे, लेनिन ने अपना वर्क का जो टाइम पीरियड था, जो जिस टाइम पे वो काम कर रहे थे, सारा रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, कार्ल मार्क्स उस वक्त तक जा चुके थे, मर चुके थे मतलब। लेकिन उन्हीं की थ्योरीज और उन्हीं का जो फिलॉसफी कहिए या उन्हीं की आइडियोलॉजी थी, वो लेनिन ने आगे बढ़ाई थी। फिर लेनिन के बाद फिर एक और पर्सन आते हैं, दैट इज स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। इन्होंने यही कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन की जो पॉलिसीज थी, इसको और आगे अच्छे से एग्जीक्यूट किया। और जो हम आज का रशिया देखते हैं, वो फाइनल एग्जीक्यूशन है जोसेफ स्टालिन की पॉलिसीज का। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, सिविल वॉर के बाद की सिचुएशन क्या होती है। और देख लेते हैं इसमें आगे और क्या क्या चीज हमें मिलेगी इन रशियन रेवोल्यूशन। रोमनो डायनेस्टी थी वहां पर जो रूल करती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो आप, या फिर ये कहो कि ये बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने रूल किया, लगभग 300 साल है ये, जबकि रोमनो डायनेस्टी रशिया में रूल कर रही है। और जो इनके लास्ट जो इनके किंग हो रहे हैं या मोनार्क हो रहे हैं, वो थे जार निकोलस सेकंड। इसके बाद इनके बाद फिर जो रोमनो डायनेस्टी है वो उनका एंड हो जाता है। अच्छा, जार निकोलस ने जो अपना जो थ्रोन लिया था वो अलेक्जेंडर थर्ड से लिया था, ठीक है, उनके फादर का नाम अलेक्जेंडर थर्ड था। आगे देखते हैं। अच्छा, जार की जो वाइफ थी, इनके बारे में भी थोड़ा सा बात करना जरूरी है। इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया। और जैसे इनको जार बोला जाता था, उनको बोला जाता था जरीना, ठीक है, जरीना। तो जरीना अलेक्जेंड्रिया इनकी वाइफ थी और वो जर्मन थी। और जब वो शादी के बाद इनके साथ आई थी, तो उनके साथ एक और पर्सन भी आए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आगे जाके थोड़ा सा हो जाते हैं, क्योंकि उनसे रशिया के लोग जो है बहुत नाखुश थे। उनका नाम था रास्पुतिन। रास्पुतिन, रास्पुतिन एक सर्बियन मॉन्क थे। और ये माना जाता है, कहा जाता है कि जरीना का और रास्पुतिन का कुछ मतलब कुछ बहुत अच्छा रिलेशन था। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अब लेकिन उससे जो है रशियंस जो वहां की जो प्रजा थी वो खुश नहीं थी, क्योंकि उनका दखल बहुत ज्यादा था। जो ये रास्पुतिन थे, ये जो है इंटरफेरेंस इनकी काफी थी, और जरीना सारा कुछ जो है इनसे पूछ कर ही करा करती थी। आगे देखते हैं। रशियन एम्पायर, आज का जो हम रशिया देखते हैं, ये तो वो रशिया है जो कि कोल्ड वॉर के बाद स्प्लिट हो चुका है। लेकिन उस वक्त का जो रशिया था, उसमें ये जो पार्ट है जो आज थोड़ा सा अलग हो गए हैं उससे, रशिया से, ये भी उसी का पार्ट हुआ करते थे। मतलब रशियन एम्पायर का ही पार्ट हुआ करते थे। इसमें फिनलैंड है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारे पार्ट भी रशियन एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे। और रशियन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था। और अगर हम उनका देखें तो ये बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप वाला इनका ये टाइम ड्यूरेशन रहा है। लगभग 300 साल तक इन्होंने जो है डिक्टेट कर वहां पर प्रॉपर्ली रूल किया है जार ने, रोमन डायनेस्टी ने। आगे देखते हैं और क्या कंडीशन थी वहां पर। जो वहां पर मेजर ऑक्यूपेशन है उसे देखें तो बेशक बाकी यूरोप में तो आ गया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसके बाद इंडस्ट्रीज वगैरह आना शुरू हो गई हैं, तो उनका जो एग्रीकल्चर है वो कम हो गया है। लेकिन जो रशिया है वहां पर एग्रीकल्चर 85% कंट्रीब्यूट करता था उनकी इकोनॉमी में, 85%। और इसके अलावा जो है फैक्ट्रीज भी थी, क्राफ्ट और की जो वर्कशॉप थी, ये सब भी थी। और जो मेनली जो इंडस्ट्रीज थी, वो दो मेजर जो सिटीज थे उनके पास कहीं पर ये सारी जो है मतलब कंसंट्रेटेड थी, दैट इज मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, जो उनके मेन शहर हैं रशिया के वहां पर। तो मेनली वहां पर एग्रीकल्चर है, उसके अलावा ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो दो शहरों के आसपास जो है कंसंट्रेटेड है। आगे देखते हैं उनका जो रिलीजन है, मेजर रिलीजन कौन सा रहा है वहां पे। तो वहां पर जो मेजर है वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वहां पर डोमिनेट करती थी। मतलब मेजर जो रिलीजन है वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी हुआ करती थी। इसके अलावा वहां पर कैथोलिक्स थे,
प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी वहां पर हुआ करते थे। तो ये सारे रिलीजन्स ही हैं लगभग यहाँ पर। और हमें पता है रशिया का मेजर जो पार्ट है वो बिल्कुल बर्फ में है, ठंडा है, बिल्कुल फ्रीज्ड रहता है, तो उसका भी इनके नेचर वगैरह पर वो एक रोल हमें दिखाई देगा यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं कंडीशन ऑफ रशिया। कौन सी कंडीशन थी जिसकी वजह से आगे रशियन रेवोल्यूशन हुआ? तो कंडीशंस देखते हैं। स्मॉल फार्मर्स आर डिसअपॉइंटेड ऑफ मोस्ट ऑफ लैंड बिलोंग टू नोबल्स एंड चर्च। अब नोबैलिटी वो हम पढ़ चुके हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि जो राजा के जो अपने क्लोज्ड वंस थे वो उनके पास ही सारी लैंड और चर्च के पास सारी लैंड वो सारी कंसंट्रेटेड है और बाकी सारे फार्मर्स हैं जो उसमें काम कर रहे हैं। तो ये जो एक लोगों कुछ लोग हैं जिनके पास सारी की सारी प्रॉपर्टी है और बाकी सारे लोग उनको सर्व करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन कुछ वहां पर है। Therefore, most of the workers got, चलिए इसको अभी देखते हैं इस पॉइंट को। पहले वहां पर ये तो हमने फार्मर्स की कंडीशन देखी, अब जरा वर्कर्स की कंडीशंस देखते हैं जो कि यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में काम कर रहे थे। तो यहां देखते हैं वर्किंग आवर्स वर नॉट फिक्स्ड। वर्कर्स की कंडीशन रियली बहुत खराब थी। अब ये चीज कार्ल मार्क्स ने भी देखी थी और उसके बाद उन्होंने वो सारा अपना जो अपनी थ्योरीज थी उसको बनाया। अब ये देखा कि कैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है इस सारी जो है प्रॉब्लम्स की रूट में है। तो वर्कर्स के वर्किंग आवर्स लिमिटेड नहीं थे, कितने भी घंटे काम करा सकते थे, 12 घंटे भी काम करा रहे हैं, 14 भी करा रहे हैं, तो वर्किंग आवर्स बिल्कुल डिसाइड नहीं है। पुअर वर्किंग कंडीशन, बहुत खराब वर्किंग कंडीशन। कैसी? वहां पर एग्जॉस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा गंदगी है, छोटे से कमरे में मशीन्स लगी हुई है और वहीं पर बहुत सारे लोग 8-10 लोग जो है एक साथ उनको काम करना पड़ रहा है इतने लॉन्ग वर्किंग आवर्स में। इसके अलावा जो डिसमिसल्स हैं वो बहुत रेगुलर हो रहे थे, लोगों को कभी भी निकाल दिया जाता था उनकी जॉब से। लो वेजेस, ये आप समझ ही रहे होंगे कि जो है सैलरी बहुत कम दी जाती थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी है इसके साथ। ये एक्चुअली में ये चीजें ना ये इंटर रिलेटेड होती है। ये लोगों ने क्या करते हैं कैपिटलिस्ट लोग के कम वेजेस पर ज्यादा आवर्स तक काम कराते हैं ताकि जो है कम वर्कर्स से काम चल जाए। और जब कम वर्कर्स होंगे तो बाहर जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है और जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो फिर वो आराम से इनको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। ये कुछ इस तरीके से चलता है। दिस ब्रॉट वुमेन एंड चिल्ड्रन टू द वर्क। वुमेन और चिल्ड्रंस को भी वर्क करना पड़ा, छोटे छोटे बच्चों को जो है फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। इनके पास इनके रहने की सिचुएशन, सैनिटेशन और सोने के लिए इनके पास ऐसी इतनी छोटी सी जगह होती थी जिसमें उन्हें शिफ्ट में सोने के लिए मिलता था आवर्स के हिसाब से। वो अपनी फैमिलीज नहीं ला सकते थे। सैनिटेशन का वहां पर प्रॉपर जो है कोई फैसिलिटी नहीं थी। बहुत ही उनकी खराब दयनीय कंडीशन थी इन वर्कर्स की उधर। ये सारी चीजें देखते हुए इवन ये जो फार्मर्स हैं, वर्कर्स भी डिफरेंट फील्ड के, इनके बीच में आपस में इतने मतलब बहुत ज्यादा ये यूनाइट नहीं थे, लेकिन क्योंकि इनकी इतने ज्यादा परेशान हो गए इसलिए मोस्ट ऑफ द वर्कर्स गॉट यूनाइटेड अगेंस्ट कैपिटलिज्म। कैपिटलिस्ट जो नेचर है जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह का या फैक्ट्री ओनर्स का, उसके अगेंस्ट में यूनाइट हो गई है। तो ये कुछ रोल प्ले करेंगे आगे जाके, हम देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन में कैसे ये लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई कंडीशन क्या है। अब बात करते हैं थोड़ी आइडियोलॉजी क्या थी, लोगों की विचारधारा क्या थी, लोग क्या सोचते थे, क्या वहां पर लोगों का मन क्या था मन में। मतलब कि जैसे पहले अभी उससे कुछ साल पहले हम देखते हैं कि यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है और वहां पर इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सारी बातें जो है हो रही थी। तो वो बातें और यूरोप में भी फैलती हैं। यूरोप में और भी रेवोल्यूशंस हुए। तो जो आइडियोलॉजिकली लोगों की सोच में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, कैसे लोग सोच के हिसाब से डिवाइड हो रहे हैं, वो हम आगे देखते हैं क्योंकि ये भी चीजें आगे जाके काउंट करेंगे उसी में। तो देखते हैं डिफरेंट आइडियोलॉजीज किस तरीके से थी वहां पर। तो सोसाइटी जो थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी मेनली। वैसे तो बहुत सारी आइडियोलॉजीज थी मगर हम देखते हैं कि सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है आइडियोलॉजिकली। सबसे पहला जो एक ग्रुप है वो है लिबरल्स का ग्रुप। लिबरल्स क्या थे, कैसे थे? तो ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि नेशन विद विच टॉलरेट ऑल द रिलीजन्स, ऐसा नेशन बने जहां पर के सारे रिलीजन्स को जो है इक्वल राइट्स मिले, सारे रिलीजन्स को टॉलरेट किया जाए। इसके अलावा अपोज द यूनिफिकेशन अनकंट्रोल्ड
पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल। डायनेस्टिक रूल के खिलाफ हैं लिबरल्स। वांट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज एंड इवन विद द पार्लियामेंट। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो चले वो लॉज के अकॉर्डिंग चले, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो कुछ इस तरीके का फॉर्म करे और वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो लॉज बनाए वो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम करे। डू नॉट वांट वोटिंग टू ऑल द वुमेन्स। ये यूनिवर्सल वोटिंग की बात नहीं कर रहे थे, ये नहीं चाहते थे कि सबको वोटिंग राइट मिले। लिबरल्स नहीं चाहते थे सबको वोटिंग राइट मिले, ये केवल चाहते थे कि जो जिनके पास प्रॉपर्टी है केवल उनको ही वोटिंग राइट मिले, और ये वुमेन्स को भी वोटिंग राइट देने के फेवर में नहीं थे। इसके अलावा दे वांट टू सेफ गार्ड देयर राइट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये अब यहां पर ऐसे फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इनको कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाए कि गवर्नमेंट उनको एक्सप्लॉइट ना कर पाए कभी। इसके अलावा जो अगला ग्रुप है वो है रेडिकल्स का। रेडिकल्स में, और इसमें आप देखिएगा किस तरीके से डिफरेंस आता है। वांट गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि ये अब डेमोक्रेसी और बहुत सारे लोग एक साथ जो वोटिंग करेंगे जिसकी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, वो उस तरीके की बात हो रही है। अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। ये दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। एंड दे सपोर्ट वुमेन्स सफ्रेगेट मूवमेंट। जो वुमेन्स के राइट्स की बात हो रही थी, इक्वलिटी की बात हो रही थी कि उनको भी वोटिंग राइट्स वगैरह मिले, तो ये उनको सपोर्ट करते थे, लिबरल सपोर्ट नहीं करते थे। तो आप इस तरीके से उनके डिफरेंस भी इन दोनों के समझ सकते हैं और सिमिलैरिटीज भी देख सकते हैं इसको। दे वर नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक इट्स कंसंट्रेशन। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन ये इस चीज को नहीं पसंद करते कि वो एक कुछ खास लोगों के हाथ में ही वो इकट्ठी रहे। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कुछ ही लोगों के पास है और बाकी के पास है नहीं, सबके पास हो, इस तरीके से इनकी कुछ आइडियोलॉजीज थी। इसके बाद जो थर्ड ग्रुप था सोच का, वो था कंजर्वेटिस्ट का। वहां पर ये अपोज करते थे रेडिकल्स को भी और लिबरल्स को भी, दोनों को अपोज कर रहे हैं। दे एक्सेप्ट दैट सम चेंजेस आर इनएविटेबल। ये कह रहे थे चेंज तो आना चाहिए, भाई मोनार्कल सिस्टम है, उसके बाद यूरोप में रेवोल्यूशन हो गया, तो इसको लगा के चेंज तो होना चाहिए, चेंज तो हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चेंज होना चाहिए, बट पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज शुड बी बाय स्लो प्रोसेस। पास्ट को रेस्पेक्ट दो और जो चेंज हो वो धीरे धीरे होना चाहिए। लोग एकदम से जो रेवोल्यूशन वाला जो चेंज होता है ये उसके फेवर में नहीं। तो इस तरीके से तीन ये आइडियोलॉजीज हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। आप इनको इस तरीके से डिफरेंशिएट भी कर सकते हो इजीली, और कुछ सिमिलैरिटीज हैं वो भी देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो वहां एक्चुअल रेवोल्यूशन के लिए जो चीजें शुरू हो रही हैं वो हम यहां से काउंट करना शुरू करते हैं, दैट इज 1898 से, जबकि वहां पर आरएसडीपी फॉर्म होती है, यानी कि जो वहां की एक फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है एक तरीके से, दैट इज रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, आरएसडीपी। ऐसा नहीं था कि ये पहली पॉलिटिकल पार्टी थी, इससे पहले भी कुछ हुई थी, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत ही छोटे स्केल पर हुई थी और वो उनके कुछ सेंटर्स डिफरेंट कंट्रीज वगैरह में थे, डायरेक्टली उनका इन्फ्लुएंस इतना इसमें नहीं है रशियन रेवोल्यूशन, लेकिन इसका जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आगे जाके रशियन रेवोल्यूशन में आएगा। तो ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है वहां की 1898 में स्टैब्लिश हो रही है, दैट इज आरएसडीपी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। एक चीज और जानना यहां पर जरूरी है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया। ये हमने बताया कि जो जार का रूल था ये 300 साल तक चल रहा है, तो 300 साल तक इसीलिए चल पाया क्योंकि जार ने इसका अपोज जो है वो बिल्कुल बंद कर रखा था कि आप मुझे कोई मेरे अपोजिट में कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं की जा सकती, ये इस तरीके का उन्होंने वहां पर लॉज बना रखा था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी वो इलीगल होगी। तो ये जो पॉलिटिकल यहां पर जो 1898 में जो इनकी एक मीटिंग हुई थी, पहली जो मीटिंग थी इनकी कांग्रेस की, तो उसके भी जो लीडर्स थे, 9 लीडर्स थे इंपॉर्टेंट, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। जस्ट आफ्टर दैट मीटिंग उनको अरेस्ट कर लिया गया था। खैर इसको आगे देखते हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी इसको लीड किया था लेनिन ने। लेनिन के बारे में हमने यहां पे बात की थी, जो कि फॉलोअर हैं कार्ल मार्क्स के। तो इसको लीड किया था लेनिन ने, हु रेस्पेक्ट द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स।
इट्स वर्कड एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। हमने बताया क्योंकि सारी पार्टीज तो वहां पर इलीगल ही है, तो इन्होंने इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम किया। इनके काम क्या क्या थे इस पॉलिटिकल पार्टी के, वो देख लेते हैं। इट्स सेटअप न्यूज पेपर्स, मोबिलाइज वर्कर्स, न्यूज़पेपर को छापना, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, वर्कर्स को मोबिलाइज करना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना, स्ट्राइक्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स ऑल्सो, जो पीजेंट्स के राइट हैं अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड ऑल, वो उसके लिए भी स्ट्रगल किया था। डिमांडेड लैंड फॉर पीजेंट्स फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। ये सारे ये लोग काम कर रहे थे, ये पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से ये काम कर रही थी। लेकिन हमने देखा कि जो रशिया है वो बहुत बड़ा जो है एम्पायर था, उस वक्त बहुत सारे लोग थे, डिफरेंट आइडियोलॉजीज के। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी ये भी आगे जाके जो इसके मेंबर्स थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाती है ये पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट हुई थी 1903 में, और ये हुई थी दो ग्रुप्स में, दैट वन इज बोल्शेविक्स एंड अनदर इज मेंशेविक्स। बोल्शेविक्स का मतलब होता है दोज हु आर इन मेजॉरिटी, बल्कि ये अपने नाम से उल्टा ही चले थे कि ये हमेशा माइनॉरिटी में ही रहे थे, ठीक है। लेकिन इसका वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है मेजॉरिटी, और मेंशेविक्स का मतलब होता है माइनॉरिटी, सॉरी माइनॉरिटी, और लेकिन ये मेजॉरिटी में रहे थे हमेशा, ठीक है। और जो इसको बोल्शेविक्स है, बोल्शेविक्स को लीड कर रहे थे, कौन लीड कर रहे थे इसको? लेनिन लीड कर रहे थे। और जो मेंशेविक्स हैं इनको, इनके जो हेड थे वो जूलियस मार्ट्रोव थे, ठीक है। तो इनको जूलियस मार्ट्रोव लीड कर रहे हैं और इनको लेनिन लीड कर रहे हैं। इसके अलावा दे वांट द रिस्ट्रिक्टेड मेंबर्स, चुनिंदा लोग ही इनकी पार्टी में शामिल हो, ये इनका ऐसा मानना है, सबको वेलकम नहीं कर रहे थे। जबकि मेंशेविक्स कह रहे थे कि जो है मॉडरेट अप्रोच है, जो आना चाहे पार्टी में शामिल हो सकता है। इसके अलावा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरोलेट, ये इनकी आइडियोलॉजी थी, यानी कि जो सप्रेस्ड क्लास है, जो बिल्कुल जैसे वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, जो कि बहुत लंबे समय से सप्रेस्ड हैं, उनकी डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, बोल्शेविक्स का ये मानना था, जो लेनिन लीड कर रहे हैं। जबकि मेंशेविक्स कह रहे हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो मेजोरिटी कहेगी, जो मेजोरिटी का रूल है वो जो है आगे बढ़ना चाहिए, वो फॉलो होना चाहिए। तो इसमें हम आगे अभी देखेंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने आगे किया, रेवोल्यूशन आया, क्या हुआ। अब हम देखते हैं रेवोल्यूशन का एक्चुअल पार्ट, जो एक्चुअल रेवोल्यूशन हुआ है रशिया में, वो कैसे और कब कब हुआ है। रशियन रेवोल्यूशन हम जो पढ़ते हैं वो 1917 में पढ़ते हैं कि 17 में हुआ था, लेकिन जो उसकी शुरुआत है वो कहीं 1905 से हो जाती है, यानी कि उसका आगाज हो गया था, उसके कुछ इंसिडेंट्स वहां से शुरू हो गए थे। तो हम इसकी जो शुरुआत करते हैं वो 1905 से ही उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्या हुआ था। फर्स्ट जो रेवोल्यूशन के जो कॉजेज बन रहे हैं इन 1905 वो क्या थे, उसमें देखते हैं रशिया जापानीज वॉर हुआ था वहां पर। उस टाइम पर रशियन जो है जापान के साथ उनका वॉर हुआ और रशिया इसमें हार जाता है। रशिया के हारने से क्या क्या चीजें हुई ये भी देख लेते हैं। इन्फ्लेशन आता है और वर्कर्स डिमांडेड बेटर कंडीशंस एंड राइट्स। इन्फ्लेशन से क्या मतलब है? मतलब प्राइस राइज हो जाती है, क्योंकि वॉर जो है बहुत एक्सपेंसिव गेम है, बहुत ज्यादा वहां पर खर्चा होता है। तो जैसे रशियन गवर्नमेंट का खर्चा हुआ तो वहां पर जो है प्राइस राइज हो गए, टैक्सेस वगैरह बढ़ाए उन्होंने और जो प्राइस राइज हो गए। और प्राइस राइज होने के बाद हमें पता है कि वर्कर्स ऑलरेडी जो है बहुत उनकी कंडीशंस खराब थी, उनकी वर्किंग कंडीशंस और उनके वेजेस पहले से ही कम थे। तो जब महंगाई और बढ़ गई तो लगभग चीजें 20% चीजें जो है महंगी हो गई, मतलब जो उनके प्राइस है उससे अब वो 20% ज्यादा कीमत पर अब वो मिलने लगी। 100 रुपए की चीज है तो वो 120 रुपए में मिलेगी और उनके वेजेस सेम ही है। तो फिर अब उन्होंने डिमांड करा कि अब हमारे भी वेजेस बढ़ाए जाए। तो इन्फ्लेशन और वर्कर्स की डिमांड, इसके अलावा एक और इवेंट हुआ, एक और इंसिडेंस होता है जो एक्चुअल इसको इवेंट को, जो रेवोल्यूशन का इवेंट है उसको ट्रिगर कर देता है। वो है 4 members of Assembly of Workers were dismissed from पुतीलो आयरन वर्क्स। पुतीलो आयरन वर्क्स एक जगह है, मतलब एक काम करने की एक वर्कशॉप जैसी है, और वहां से 4 मेंबर्स को डिसमिस कर दिया जाता है।
क्योंकि ये लोग डिमांड कर रहे थे बेटर कंडीशंस और हायर वेजेस की, और ये मेंबर्स थे वर्कर्स असेंबली के। तो जब ये हो जाता है तो फिर जो है बहुत ज्यादा लोगों में डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है। डिससेटिस्फेक्शन पहले से ही था, तो ये वो इवेंट हो गया जिससे कि वो चीज आगे ट्रिगर हो गई कि अब नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं करना। तो लगभग 1,10,000 लोग, 1,10,000 लोग जो है सेंट पीटर्सबर्ग की में जो है स्ट्राइक्स पर चले जाते हैं। हड़ताल कर दी, काम नहीं, बिल्कुल बंद। डिमांडिंग, उनकी डिमांड्स क्या क्या थी? रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स, इंक्रीज इन वेजेस, इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। ये हमें पता है, ये सारी चीजें उनकी पहले से ही डिमांड चली आ रही थी, लेकिन वो अब इतना हो गया कि अब वो डिमांड कर पा रहे हैं, स्ट्राइक्स के अगेंस्ट में डिमांड कर पा रहे हैं। लार्ज ग्रुप ऑफ वर्कर्स रीच द विंटर पैलेस। ये अपनी डिमांड लेकर, और इनको जो लीड कर रहे हैं वो कर रहे हैं फादर ग्योर्गी गैपोन, ये उनको लीड कर रहे थे इस पूरे ग्रुप को, और वो इन डिमांड्स को लेकर विंटर पैलेस पहुंचते हैं। जार के सामने डिमांड्स रखी जाती हैं, जार डिमांड नहीं मानते और साथ ही जो है ट्रूप्स भेज देते हैं इसके, जो ग्रुप है इसके ऊपर फायरिंग करने के लिए। These workers were attacked by police at that time, और उसमें 100 वर्कर्स मारे जाते हैं उस फायरिंग में, और 300 के लगभग जो है वुंडेड हो जाते हैं। और ये जो है बहुत ही संडे का दिन था जिस दिन ये सारी चीजें हो रही थी, तो इसको एक ब्लडी संडे के तरीके से याद रखा जाने लगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ब्लडी संडे क्या है? तो ये एक वो दिन है जबकि जो है इनके ऊपर अटैक हुआ था, फायरिंग हुई थी और इतने सारे लोग मारे गए थे। These series of events known as the 1905 revolution का जो पूरा है वो, इसको हम इसी इवेंट से जानते हैं। आगे देखते हैं, इसके बाद जब इतना सारा कुछ हो गया तो बहुत सारे वर्कर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रशिया, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को में जो है स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं, विद्रोह कर देते हैं, और जो है जार के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। यानी कि यहां पर लोग दबे नहीं, सप्रेस नहीं हुए, बल्कि और ज्यादा जो है जार के अगेंस्ट में उन्होंने बातें करना, क्रिटिसाइज करना, ये सब करना शुरू कर दिया। इस चीज से जार थोड़ा सा डर जाते हैं और वो कुछ कंसेशन देने का डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हम कुछ कंसेशन जो है दे देते हैं ताकि ये चीजें जो अभी जो गुस्सा है लोगों का ये थोड़ा सा शांत हो जाए। और ये कंसेशन जो दिया गया, इसको नाम दिया गया अक्टूबर मैनिफेस्टो। अक्टूबर मैनिफेस्टो में कंसेशन दिया गया था। कंसेशन में क्या क्या दिया उन्होंने? कंसेशन में उन्होंने जार फॉर्म ड्यूमा। अभी ड्यूमा क्या है? ड्यूमा जो है इलेक्टेड मेंबर्स की एक पार्लियामेंट जैसी उन्होंने फॉर्म की कि ठीक है, हम जो है इलेक्शंस कराते हैं और उसमें जो पार्लियामेंट है वो फॉर्म हो गई, और उसके जो है वो कंसल्टेटिव के तरीके से काम करेगी, जो जार को कंसल्ट करा करेगी, मतलब जार उससे कंसल्ट करा करेगी, सॉरी। तो ये जो है कंसल्टेटिव जो है पार्लियामेंट बन जाती है, और इसके बाद ऑल यूनियंस इंक्लूडिंग वर्कर्स डिक्लेयर्ड इलीगल। ये सारी जो, और ये तो फॉर्म कर दिया, उन्होंने कहा आपकी डिमांड अब हमने मान ली, लेकिन ये जो सारा जो रिवोल्यूशन है, ये जो सारा जो विद्रोह हो रहा है, इसको तो सप्रेस करना ही पड़ेगा। तो ये जितनी भी यूनियंस वगैरह बनी हुई है और ये सारे काम चल रहे हैं, इसको तो ये तो सारे इलीगल है, तो वो इलीगल डिक्लेयर कर दिए। अब ये जो फॉर्म हुई है, जो ड्यूमा फॉर्म हुई है, इसकी भी कुछ प्रॉब्लम थी। दो एक प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। और ये 1905 में इवेंट हुआ था। 1906 में इलेक्शंस कराकर ड्यूमा फॉर्म करी थी प्रॉपर। इसकी प्रॉब्लम ये थी कि जो फाइनल अथॉरिटी है वो जार के ही पास थी। वो ड्यूमा के किसी भी डिसीजन को ओवररूल कर सकते थे, यानी कि वीटो पावर थी उनके पास। वॉर अगर डिक्लेयर करना है किसी कंट्री के अगेंस्ट में, तो वो भी पावर जार के ही पास है, ड्यूमा उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो इसको भी अगर ड्यूमा को भी अगर डिसमिस करना है, ड्यूमा को भी सस्पेंड करना है, तो वो भी पावर जार के ही पास है। तो बेशक ड्यूमा जरूर फॉर्म हो गई, लेकिन ड्यूमा अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थी। तो जब ये फॉर्म हुई तो इसमें भी आवाजें ऐसी उठने लगी कि नहीं, जार को जो है क्रिटिसाइज करने लगे लोग, या उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने लगे। तो जार ने क्या किया? फर्स्ट ड्यूमा वाज डिसमिस्ड विद इन 75 डेज, उसको डिसमिस कर दिया और सेकंड ड्यूमा फॉर्म कर दी
नेक्स्ट ड्यूमा वॉज री इलेक्टेड एंड दैट वॉज ऑल्सो डिसमिस्ड विद इन 3 months। दूसरी को भी उनको डिसमिस करना पड़ा, उसमें भी ऐसी दिक्कतें आ रही थी। फिर जो है थर्ड ड्यूमा फॉर्म होती है, तीसरी बार उन्होंने, और ये बहुत जल्दी जल्दी हो गया। थर्ड ड्यूमा वॉज फॉर्म, और इसमें उन्होंने क्या ध्यान रखा जार ने, उन्होंने ध्यान रखा कि इसमें वो लोग रखे जाएं जो कि जार की बातों को मान लें या जार की सोच वाले लोग हों। तो वो कौन लोग थे हमने देखा था उसमें, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। तो उसमें कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो जार की सोच वाले थे, जो है बहुत ज्यादा चेंजेस को नहीं कह रहे थे कि हमें चेंजेस चाहिए, चेंजेस मतलब नहीं होने चाहिए। तो कंजर्वेटिव्स के साथ जो है थर्ड ड्यूमा फॉर्म होती है, और थर्ड ड्यूमा जो है अपना पूरा जो है टेन्योर भी पूरा करती है। ठीक है, थर्ड ड्यूमा ने अपना टेन्योर पूरा किया। अब रिवॉल्यूशन आगे देखते हैं फेज उसमें। अच्छा, इसमें ड्यूमा में एक और बात आपको बता दें कि इसके बाद फिर फोर्थ ड्यूमा भी फॉर्म हुई थी। ठीक है, टोटल 4 ड्यूमा फॉर्म हुई है बिफोर द एक्चुअल रेवोल्यूशन, और फोर्थ ड्यूमा भी ऐसे ही कंसल्टेटिव्स की थी और कंजर्वेटिव्स थे उसमें, लेकिन उन्होंने जार को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया फोर्थ ड्यूमा में, और जो एक्चुअल रेवोल्यूशन हुआ है वो फोर्थ ड्यूमा के टाइम पर ही हुआ है। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे जब वॉर में चले गए थे, वर्ल्ड वॉर 1 में जब रशिया चला जाता है तो फिर वो ड्यूमा के साथ उनके थोड़ा सा रिलेशंस खराब हो जाते हैं। अब देखते हैं रिवॉल्यूशन जो हमारा एक्चुअल आ रहा है वो क्या है। ये तो शुरुआत हो गई, ड्यूमा फॉर्म हो गई। अब फेज 1, उसके ये 2 फेजेस में होगा, तो हम फेज 1 को देखते हैं। फेज 1 में जो हम देख रहे हैं वो है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। ये 1917 में होता है, और इसके भी कॉजेस थे, ग्राउंड्स प्रॉपर बने थे कि क्यों हुआ। जैसे इनके ये सारी चीजें, वॉर यहां पर भी रीजन बन रहा है, ऐसे यहां पर भी रीजन बनता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 2 पावर्स के बीच में लड़ा गया था। ये गैट से, यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, और इनके अपोजिट में थे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। तो ये 2 पावर्स थी, इनके बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है लड़ा जा रहा है। और इसमें क्या हुआ, रशियंस डेथ्स हो रही हैं बहुत ज्यादा, रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 20 lakhs ऑफ सोल्जर्स एंड 80 lakhs ऑफ सिविलियंस डाइड, यानी कि लगभग 1 करोड़ लोग मारे जाते हैं। 1 करोड़ लोग रशिया के मारे जाते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसके अलावा हार्श विंटर भी जो है उस वक्त काफी हार्शली मतलब कि बहुत ज्यादा सर्दियां हो गई, और जो है हार्वेस्टिंग भी बहुत खराब हो गई। इसमें वॉर में 2 चीजें और बता दें आपको कि वॉर में जो रशिया है वो एक फ्रंट पर जो है वो हार भी गया था, कुछ अपने वेपन्स की कमी की वजह से कई जगह से उसे पीछे भी हटना पड़ा था। इसके अलावा जो जर्मनी है वो भी रशिया के अंदर काफी अंदर तक आना जो है उसका थ्रेट हो गया था कि वो अंदर तक आ जाएंगे, रशिया में अंदर तक वो मूव कर जाएंगे। इसकी वजह से जब रशियंस को ये हो गया कि जर्मनी जो है अंदर आ जाएगा, तो उन्होंने, रशिया ने क्या किया कि अपनी खुद की ही जो क्रॉप्स हैं जो उस एरिया में आ रही हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि जो जर्मन्स हैं सर्वाइव ना कर पाए, वहां पर आगे तक, बहुत आगे तक ना आ पाए। तो ये उनकी पॉलिसी थी। लेकिन इसका उल्टा भी असर होता है, वहां पर रशिया में फूड क्राइसिस हो जाती है। भाई आपने अपनी क्रॉप्स खुद डिस्ट्रॉय कर ली, दूसरा आपके इतने सोल्जर्स इतने मारे जा रहे हैं। तो सोल्जर्स कौन है, ये सोल्जर्स एक्चुअल में पीजेंट्स जो फार्मर्स हैं उन्हीं वहीं से तो आए हैं। तो अब और सोल्जर्स चाहिए, उनका डिप्लॉयमेंट होगा, तो फार्मर्स की भी क्राइसिस होती है। फार्मर्स जो है अब खेतों में काम कौन करेगा जब सारे लोग वॉर में ही चले जाएंगे। तो ये भी हो रहा है, और इसके अलावा ये जो है हार्वेस्टिंग भी कम हो रही है। तो फिर से फाइनेंशियली और भी क्राइसिस आ रही है। इसके अलावा जो फूड है वो भी, अगर हम बाहर से इंपोर्ट की बात करें तो रशिया को बाहर से जो खाना वगैरह आ सकता था, ग्रेन्स आ सकते थे, वो भी कम हो गए थे। वो कम इसलिए हो गए क्योंकि वॉर चल रहा है, कई जगह जो पोर्ट्स थे वो भी ब्लॉक कर दिए गए थे। तो फूड की भी क्राइसिस हो जाती है, और फूड सबसे पहले प्रायोरिटी है कि वो सोल्जर्स को जाएगा, तो उधर जाना जरूरी है। तो अब लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा अब यहां से डेवलप होगा। देखते हैं आगे क्या हुआ। इकोनॉमिकल क्राइसिस एंड फूड शॉर्टेज, पब्लिक प्रोटेस्ट होती है, और अराउंड 50,000 वर्कर्स एंड सोल्जर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं। इसमें सोल्जर्स भी स्ट्राइक पे चले गए।
सोल्जर्स और वर्कर्स सारे लोग मिलकर स्ट्राइक पे चले जाते हैं ये, और ये काम हो रहा है पेट्रोगेट। अब पेट्रोगेट क्या है? ये जो है हमने पहले बताया था आपको कि सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह है वहां पे, और सेंट पीटर्सबर्ग एक्चुअल में एक जर्मन नाम है, और जर्मनी से इनकी वॉर चल रही है, तो इसको यहां पर नाम जो है उन्होंने चेंज कर दिया था, पेट्रोगेट जो है नाम से वो बोलने लगे थे उसको। तो पेट्रोगेट में ये सारी चीजें हो रही हैं। और इसके अलावा एक और रीजन हुआ, उसकी भी बात कर लेते हैं। हमने एक पर्सन की बात की थी, रास्पुतिन की, और रास्पुतिन कौन थे? जो जरीना थी उनके एडवाइजर थे। तो रास्पुतिन का भी जो रोल है वो दिखाई देने लगता है, वो काफी सारे डिसीजंस में इंटरफेयर कर रही है, डिसीजन ले रहे हैं, उनके डिसीजन माने जा रहे हैं। अब ये वहां के लोगों को रशिया में बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। द रिलेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ रास्पुतिन और उसके जो रिलेशंस थे जरीना के साथ, वो भी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन रास्पुतिन लोगों को पसंद नहीं थे, तो लोग जो है लीडरशिप से भी परेशान है, इकोनॉमिकली भी परेशान है, और वॉर वगैरह भी चले, और फिर यहां पर अब स्ट्राइक हो जाती है। आगे देखते हैं क्या हुआ। 23 फरवरी 1917 को स्ट्राइक्स वर लेड बाय वुमेन्स। हाँ, ये भी बहुत अच्छी वो है कि वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें। वुमेन्स ने बहुत ज्यादा, जो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन है उसमें बहुत बड़ा रोल वुमेन्स ने प्ले किया। वो आदमियों को सजेस्ट भी करती थी, उनको इंस्पायर भी करती थी, और खुद भी बहुत सारी जगह पर उन्होंने रिवॉल्यूशन को लीड किया। इसीलिए जो ये 23 जो फरवरी है, ये आगे जाके हम देखते हैं कि 8 मार्च जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तरीके से सेलिब्रेट होता है। अब ये 8 मार्च है, ये हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आपको बताया, जो कैलेंडर हम भी यूज करते हैं अब, और रशिया भी अभी वही यूज करता है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कैलेंडर्स के बारे में। नाउ ऑन 27 फरवरी ओखराना बिल्डिंग सेट ऑन फायर। ओखराना क्या है? ओखराना ये उनकी सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी। सीक्रेट पुलिस सीक्रेट मिशंस करती है, इवन जो उनके पॉलिटिशियंस थे उनको भी अरेस्ट करना या उनको असैसिनेट करना, ये सारे काम जो है ये करते थे। तो इनकी जो बिल्डिंग थी उसको भी आग लगा दी गई। तो ये सारे लोग जो है अब यहाँ इकट्ठे भी हो रहे हैं, स्ट्राइक्स भी हो रही हैं, और ये जो है बिल्डिंग को आग लगा दी। When पुलिस वॉज आस्क्ड टू फायर ऑन पीपल, यहां अब बात आगे आएगी कि ये तो सारा काम हो रहा है, लेकिन जार क्या कर रहा है? जार ने ऑर्डर कर दिया कि ठीक है, आप ये इतना सारा लोग विद्रोह कर रहे हैं, अब इनके ऊपर आप फायर कर दीजिए। जैसे वहां ब्लडी संडे में हुआ था, ऐसे यहां पर भी फायर कर दीजिए। यहां पर पुलिस रिफ्यूज कर देती है कि नहीं, हम अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे। तो पुलिस रिफ्यूज एंड सपोर्टेड प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर दिया पुलिस ने। अब यहां पर जार को दिख जाता है कि अब उनका सपोर्ट चला गया है, इवन जो उनकी पुलिस है, जो फोर्सेस है, वो भी उनको जो है अब सपोर्ट नहीं कर रहे उस तरीके से जैसे पहले करा करते थे। इसीलिए रिवोल्यूशनरीज एंड सोल्जर्स फॉर्म्ड, उसमें क्या क्या करते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं? पेट्रोग्रेड सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सोल्जर्स डिप्यूटीज, ये फॉर्म होती है। अब यहां पर सोवियत फॉर्म हो रहा है, ये भी थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है। ये आगे जाके एक डिफरेंट फॉर्म ले लेगा। सोवियत हम नाम से जानते हैं, जो यूएसएसआर जो बना था बाद में, उसमें सोवियत वर्ड यूज हो रहा है। तो सोवियत वो यहां पर इसकी जो है शुरुआत हो रही है, यहां पर फॉर्म हो रहा है। तो क्योंकि सोल्जर्स अब जाके मिल गए हैं जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ, तो अब उन्होंने दोनों ने मिलकर ये सोवियत फॉर्म यहां पर कर लिया। इसके अलावा ये जो जार हैं उनको ये दिख जाता है कि अब वो नहीं, कुछ उनका काम चलने वाला है, अब उनकी कोई बात नहीं मान रहा है। तो उन्हीं के जो जनरल्स हैं, जो कमांडर्स हैं, वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप जो है अब यहां से चले जाइए, अब आप यहां से अपनी जो पोजीशन है उसको छोड़ दीजिए। तो उनकी एडवाइस पर जार अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं। तो 2 मार्च 1917 जार एब्डक्टेड, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, और यहां पर एंड हो जाता है रोमनो डायनेस्टी का, जो चली आ रही थी 300 साल से भी ज्यादा से चली आ रही थी। उस डायनेस्टी का एंड हो जाता है यहां पर बाय द एडवाइस ऑफ देयर ओन कमांडर्स, उनसे। इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा और देखेंगे। इसके बाद क्योंकि ड्यूमा ऑलरेडी चल रही थी, 4th ड्यूमा चल रही थी,
तो ड्यूमा और ये जो सोवियत है ये पावर ले लेते हैं और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, जिसमें ज्यादातर कौन है, मेंशविक्स, वो हम देख चुके हैं मेंशविक्स कौन थे, ज्यादातर मेंशविक्स थे। तो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म होती है आफ्टर जार। गवर्नमेंट बैंड बोल्शेविक्स एंड अरेस्टेड लीडर्स। मेंशविक्स की गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है तो लीडर्स को अरेस्ट किया गया, बोल्शेविक्स को भी बैन किया गया है आगे जाके। बेशक जब ये रिवॉल्यूशन हो रहा था तो इस रिवॉल्यूशन को सपोर्ट दोनों ने किया था, मेंशविक्स ने भी और बोल्शेविक्स ने, लेकिन उनके आपस के जो डिफरेंसेस थे उनकी वजह से चीजें थोड़ा सा खराब हो रही हैं। ये इन्होंने कोशिश करी कि आगे आके एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, इसलिए बाद में जो लेनिन है वो लौटेंगे। देखते हैं बोल्शेविक्स को जो लीड कर रहे थे वो लियोन ट्रॉट्स्की कर रहे थे, और जो मेंशविक्स को लीड कर रहे थे ये केविंस्की थे इनके लीडर, वो कर रहे थे। तो लियोन ट्रॉट्स्की, अच्छा लेनिन कहां है, लेनिन को एग्जाइल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था जो है रशिया से, वो चले गए थे और फिर वो बाद में जो है लौटेंगे। इसमें जो है यहां पर देखिए, हम यहां पर देखेंगे कि लेनिन रिटर्न्स फ्रॉम एग्जाइल। एंड बोल्शेविक्स की डिमांड क्या थी, इमीडिएट रिफॉर्म्स होने चाहिए और विड्रॉल फ्रॉम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड इलेक्शंस टू बी हेल्ड। जब यहां पर बोल्शेविक्स ने बोल्शेविक्स तो अपोज कर रहे हैं मेंशविक्स को, मेंशविक्स ने पावर ली है, तो इनकी डिमांड है कि देखिए सारा जो हमारा लॉस हुआ है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से हुआ है, तो रशिया को फौरन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से अपने आप को विड्रॉ करना चाहिए और इलेक्शंस कंडक्ट करानी चाहिए। ये सारी डिमांड जो है अभी नहीं मानी जा रही, ठीक है, ये सारी डिमांड्स नहीं मानी गई। और जो है लेनिन जब लौट आते हैं तो एक अप्रैल थीसिस के नाम से इनका थीसिस आती है और ये कुछ और डिमांड करते हैं। देखते हैं क्या क्या है। सोवियत शुड टेक अपॉन गवर्नमेंट, सोवियत को सारा जो है पावर मिलना चाहिए। लैंड्स बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स, बैंक्स शुड बी नेशनलाइज्ड एंड पार्टी शुड बी रीनेम्ड एज कम्युनिस्ट पार्टी। अब उन्होंने यहां पर जो अपनी जो पार्टी है बोल्शेविक्स की, अब इसको कम्युनिस्ट पार्टी का नाम यहां पर आ रहा है, ये अप्रैल थीसिस में आ रहा है। तो ये लेनिन कर रहे हैं, लेनिन जो है की डिमांड ये है, जो जा रहे हैं मेंशविक्स के अगेंस्ट में थोड़ा सा चीजें हो रही हैं, और हम ये देख रहे हैं कि यहां पर अभी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से जो है विड्रॉ नहीं किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे इनके बीच में भी अभी थोड़ा सा और संघर्ष होगा, कि क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से अभी विड्रॉ नहीं हुआ है, तो जो रीजंस थे रिवॉल्यूशन के वो बने हुए हैं, और अभी इसके बाद एक और रिवॉल्यूशन की फॉर्म आएगी। तो फ्रेंड्स, इसके आगे की कहानी देखेंगे हम अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।